प्रिय विद्यार्थियों, मैं आर के शनि स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर के एजुकेशन फर्स्ट पर। दोस्तों, कल अपने दो टॉपिक पढ़ाए थे और दोनों टॉपिक में से पहला टॉपिक अपना था गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और दूसरा टॉपिक अपने पढ़ाया था कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो आज अपना अगला टॉपिक जो होगा वो होगा, सबसे पहले अपन पढ़ाएंगे समतल दर्पण के मुख्य बिंदु और दूसरा पढ़ाएंगे रेखीय आवर्धन। तो देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण के मुख्य बिंदु। तो पहला टॉपिक तो अपना क्या होगा, समतल दर्पण के मुख्य बिंदु। तो देखो, अपना पहला टॉपिक है समतल दर्पण, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। अपना पहला टॉपिक है समतल दर्पण के मुख्य बिंदु। अपना पहला टॉपिक रहेगा समतल दर्पण के मुख्य बिंदु। अब देखो भाई, समतल दर्पण के मुख्य बिंदु, तो देखो ये अपने पास कोई दो समतल दर्पण है, ये अपने पास कोई दो समतल दर्पण है जो एक दूसरे के थीटा कोण पर क्या है, झुके हुए हैं। ठीक है, टॉपिक है समतल दर्पण के मुख्य बिंदु। ये अपने पास कोई दो समतल दर्पण है जो एक दूसरे के थीटा कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है, इससे प्रतिबिंब निम्न सूत्र से ज्ञात किए जाते हैं। तो देखो, लिखते हैं यहां पे, यदि कोई दो समतल दर्पण, यदि कोई दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हो, थीटा कोण पर झुके हुए हो तो प्रतिबिंबों की, झुके हुए हो तो प्रतिबिंबों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। ठीक है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा कोण पर झुके हो और यदि अपन को प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है तो निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है, और वो सूत्र होता है m बराबर 360 बटे थीटा। क्या होता है, 360 बटा थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर आता है कि यदि प्रतिबिंबों की संख्या समाये तो क्या करे और यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषमाये तो क्या करे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको उतारो। यदि आपको प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है तो निम्न सूत्र को अपन यूज लेंगे, और सूत्र है m बराबर 360 बटा थीटा। ठीक है, उतारो इन्हें। ये वाला टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कंपटीशन के अंदर भी इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। मैं बताऊंगा आपको कैसे आता है। देखो, अब देखो, माना कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको दे दिया, माना कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको दे दिया कि यदि
थीटा बराबर 60 डिग्री है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं कि यदि आपको दे दिया थीटा बराबर 60 डिग्री और आपसे कह दिया कि प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो, तो बताओ अपने पास सूत्र क्या था? अपने पास सूत्र था m बराबर 360 बटा थीटा। तो थीटा बराबर बताओ क्या रखेंगे? 60 डिग्री। तो रखो m बराबर 360 बटे 60। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कट गया और 6 कितना हो गया? 36। तो बताओ कितना आ गया? 6। यानी m बराबर कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। ठीक है, अब देखो यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम आती है तो बताओ कैसी आई अपने पास? सम। यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम आती है तो हमेशा प्रतिबिंब में से एक घटा दिया जाता है, और यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषम आती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो देखो अपन लिखते हैं यहां पे, चूंकि यदि प्रतिबिंबों की यदि प्रतिबिंबों की संख्या यदि प्रतिबिंबों की संख्या समय आती है तो हमेशा प्रतिबिंब की संख्या प्रतिबिंब की संख्या में से एक घटा दिया जाता है। एक घटा दिया जाता है। ठीक है, तो बताओ क्या हो गया? m बराबर 6 माइनस 1। तो बताओ कितना आ जाएगा? m बराबर 5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5। थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नीचे आएगा नहीं। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? m बराबर 6 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम आती है तो हमेशा एक माइनस कर दिया जाता है। तो देखो थीटा बराबर कितना दिया था अपन को? 60 डिग्री दिया था क्या? तो 360 बटा थीटा बराबर कितना है? 60। तो बताओ m बराबर कितना आ गया? 6। यानी प्रतिबिंब की संख्या बताओ कैसी है? सम है। यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम आती है तो हमेशा एक माइनस कर दिया जाता है। तो बताओ 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, उतारो इसे। ये सारा का सारा जो खेल है वो थीटा पर निर्भर करता है। सारा का सारा खेल थीटा पर निर्भर करता है। जैसा थीटा का मान देगा आंसर भी वैसा ही आएगा। पहले दिया था थीटा बराबर 60, तो प्रतिबिंबों की संख्या आ गई समय। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैंने दिया कि यदि थीटा बराबर 40 डिग्री हो तो थीटा बराबर 40 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या प्रतिबिंबों की संख्या प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। बताओ थीटा बराबर कितना दे रखा है अपन को? थीटा बराबर दे रखा है 40 डिग्री। अपने पास सूत्र क्या था? m बराबर 360 बटा थीटा। यही था क्या? रखो मान थीटा का। तो बताओ m बराबर कितना आ गया? 360 बटे कितना है? 40। 0 से 0 काटो, इसको कितना हो गया? 9 चौक 36। 9 बार कट गया क्या? तो बताओ m बराबर कितना आ गया? 9। बताओ प्रतिबिंबों की संख्या सम आई है क्या? नहीं आई। कैसी आई है? विषम।
तो ध्यान रखना, यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषम आती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो लिख दो यहां पे लिख दो, चूंकि यदि प्रतिबिंबों की संख्या चूंकि यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषम विषम आती है विषम आती है तो कोई परिवर्तन नहीं किया कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषम आती है तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, और यदि प्रतिबिंबों की संख्या यहां पे सम आती है तो हमेशा एक माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन के अंदर पूछे गए हैं। अब देखो भाई, ये तो हो गया अपना पहला पॉइंट। पहले पॉइंट के अंदर दो हो गए, यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम है, यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषम है। अब कराएंगे इसके अंदर दूसरा पॉइंट, उतारो नहीं, ये तो अपना था पॉइंट फर्स्ट। अब करवाएंगे पॉइंट सेकंड, यानी पॉइंट फर्स्ट के अंदर दो बिंदु थे। पहला तो था यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम है तो क्या होगा, और यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषम है तो क्या होगा। अब अपने पास है पॉइंट टू, टू। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब यदि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहते हो तो हमेशा वस्तु की जो लंबाई होती है उसमें 2 का भाग दे दिया जाता है। जब 2 का भाग देंगे तो पूर्ण प्रतिबिंब दिख सकता है दर्पण के अंदर। देखो क्या है, यदि किसी वस्तु की यदि किसी वस्तु की यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो, यदि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो तो बताओ क्या करेंगे। यदि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो तो क्या करेंगे, तो बताओ क्या करेंगे। वस्तु की वस्तु की लंबाई बटा 2। ध्यान रखना, यदि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब यदि अपन को दर्पण में देखना है तो वस्तु की जो लंबाई है उसमें 2 का भाग दे दिया जाता है, या कह सकते हैं वस्तु की जो लंबाई होती है उसको आधा कर दिया जाता है। यदि अपन आधा कर देंगे तो वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब इसमें दिख जाएगा दर्पण के अंदर। तीसरा है, अब इसके अंदर आ गया तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि कोई धावक दर्पण की ओर विवेग से आ रहा है या दर्पण से विवेग से जा रहा है तो दर्पण में प्रतिबिंब कितना होगा, 2 वेग से होगा। कितना वेग से होगा, 2 वेग से होगा। तो देखो इसको लिखो, तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा है यदि कोई धावक यदि कोई धावक दर्पण की ओर यदि कोई धावक दर्पण की ओर विवेग से आ रहा है या विवेग से
या v वेग से जा रहा है तो दर्पण में प्रतिबिंब का वेग दर्पण में प्रतिबिंब का वेग टू वेग प्राप्त होता है प्राप्त होता है टू वेग प्राप्त होता है। चौथा बताओ क्या है। चौथा है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। देखो चौथा है कि यदि कोई दो समतल दर्पण यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो देखो भाई यदि दो दर्पण है समतल दर्पण देखो भाई यदि दो समतल दर्पण है और दो समतल दर्पण एक दूसरे के बताओ क्या है समांतर है। ठीक है तो प्रतिबिंबों की संख्या बताओ क्या होगी। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो प्रतिबिंबों की संख्या बताओ क्या होगी। यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो बताओ प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अरे कोई समतल दर्पण है यदि एक दूसरे के समांतर है तो बताओ थीटा बराबर कितना होता है 0 डिग्री। यदि एक दूसरे के समांतर होते हैं तो थीटा बराबर होता है 0 डिग्री और एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री। तो बताओ एक दूसरे के समांतर है क्या तो थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री। तो रखो मान अपने पास सूत्र बताओ क्या था। अपने पास सूत्र था m बराबर 360 बटा थीटा। कितना था m बराबर 360 बटा थीटा। तो रखो मान बताओ कितना आ जाएगा 360 बटे थीटा बराबर कितना आ गया 0। तो बताओ कितना आ जाएगा अनंत। कितना आ जाएगा अनंत। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो कितना आ गया अनंत। ठीक है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं और थीटा का मान अपने सूत्र में रखा 360 बटा थीटा। थीटा बराबर 0 डिग्री तो 360 बटा 0। ठीक है कितना आ गया 360 बटा 0 तो कितना आ गया अनंत। ठीक है अगला है कि यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा। देखो भाई पांचवा है यदि कोई दो समतल दर्पण यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो एक दूसरे के लंबवत हो। ये तो बताओ क्या है समांतर अर्थात परपेंडिकुलर और ये क्या है सॉरी पैरेलल। ये क्या है पैरेलल और ये क्या है परपेंडिकुलर। यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो तो प्रतिबिंबों की संख्या तो बताओ प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे अपने। बताओ सूत्र अपने पास क्या है 360 बटे थीटा। तो देखो यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत होता है देखो यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के बताओ क्या है लंबवत हैं। यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत है तो बताओ थीटा बराबर कितना लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है
तो रखो सूत्र के अंदर, सूत्र है m बराबर 360 बटा थीटा। ठीक है, तो बताओ क्या होगा अपने पास, 360 बटे, बताओ थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है क्या, और जीरो से जीरो और 9 चौक 36, तो बताओ कितना आ गया, 4। 4 आ गया क्या। मैंने क्या बोला था, यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम आती है तो हमेशा एक माइनस कर दिया जाता है। तो बताओ क्या करेंगे अपने, m बराबर 4 माइनस 1, तो m बराबर कितना आ गया, 3। आ गया समझ में। मैंने बोला था यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम आती है तो उसमें से एक माइनस कर दिया जाता है, और यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषम आती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो बताओ थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। इसको काट दिया तो m बराबर 4। तो बताओ प्रतिबिंबों की संख्या कैसी है, सम है क्या, तो सम में से एक घटा दो तो m बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दर्पण का रेखीय आवर्धन। देखिए दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है। अगला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक अपना है दर्पण का, दर्पण का रेखीय, दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन। ठीक है, अपने पास टॉपिक है दर्पण का रेखीय आवर्धन। अब ये दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसको समझो आप। दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है किसी दर्पण का, किसी दर्पण की, देखो इसको पहले समझते हैं अपने इसको, दर्पण का रेखीय आवर्धन इसको लिखते हैं, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये अपने पास हो गया, इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी दर्पण में, किसी दर्पण में प्रतिबिंब, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई या कह सकते हैं लंबाई, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई h डैश तथा, तथा बिंब की, तथा बिंब की ऊंचाई या लंबाई, बिंब की ऊंचाई या लंबाई h, ये तो अपने पास हो गई h डैश, ये हो गई h के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को दर्पण का, दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है,
तो दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई एच डैश तथा बिंब की ऊंचाई या लंबाई एच का जो अनुपात होता है उसी को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखो, उतारो से। इससे आगे देखो, इससे आगे है। अब देखो, मैंने क्या बताया आपको? एम बराबर, मैंने क्या बताया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश तथा बिंब की ऊंचाई एच का जो अनुपात होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? दर्पण का रेखीय आवर्धन। ठीक है, ये इसे पहले ऐसे लिख लो, आप इसको पहले ऐसे लिख लो, ये इसे पहले आप ऐसे लिख लो, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई एच डैश बटे बिंब की ऊंचाई या लंबाई, बताओ क्या है? एच। ठीक है, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई एच डैश बटे बिंब की ऊंचाई या लंबाई क्या है? एच का जो अनुपात होता है उसी को अपन कहते हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन। या इसे लिख सकते हैं अपने, एम बराबर, बताओ क्या लिखेंगे? एच डैश अपॉन एच, अपन लिख सकते हैं इसको। या अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो भाई, प्रतिबिंब को बताओ क्या कहते हैं? इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज, तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एम बराबर आई अपॉन, बताओ बिंब को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम बराबर एच डैश अपॉन एच, या लिख सकते हैं एम बराबर, प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, इसको लिख सकते हैं आई, और बिंब को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको लिख सकते हैं ओ। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एम बराबर, अरे प्रतिबिंब को बोलते हैं वी, कहने का मतलब वी होता है प्रतिबिंब और बिंब होता है यू, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, उतार लो इसे। अब मैं आपको कुछ बिंदु है वो नोट करके लिखाऊंगा, कुछ बिंदु है जो नोट करके लिखाऊंगा, और उनमें से एक बिंदु है, अभी 2024 के अंदर आपकी बोर्ड एग्जाम लगी थी उसके अंदर आधा नंबर का क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा है। देखो, इसके अंदर 5 मुख्य बिंदु है, इसके अंदर क्या है? 5 मुख्य बिंदु है। उन आप 5 मुख्य बिंदुओं को गौर से देखो। देखो भाई, पहला मुख्य बिंदु है, पहला मुख्य बिंदु है, यदि एम, यदि एम बराबर कैसा हो? धनात्मक हो। यदि एम का मान कैसा हो? धनात्मक हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? बताओ। यदि एम का मान धनात्मक होता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? दूसरा है, यदि एम का मान ऋणात्मक होता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? और तीसरा है, यदि एम का मान बराबर है 1 के तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होगा? चौथा है, यदि एम का मान बड़ा है 1 से, ठीक है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? और यदि पांचवा है, एम का मान छोटा है 1 से,
तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, इसको देखो, आपकी जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था वो ये वाला आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था आरबीएससी 2024 के अंदर, आधा नंबर का आया था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया था आपकी। अब देखो इसमें क्या है, यदि m बराबर धनात्मक है, अच्छा मैंने आपको पीछे को पढ़ाया था कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, बताओ। अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, जबकि अवतल उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। अरे उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होती है। जब धनात्मक होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा। मैंने पढ़ाया था आपको, उत्तल दर्पण पढ़ाया था, अवतल दर्पण पढ़ाया था, और अवतल दर्पण मैंने लिखाया था कि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधे होते हैं। ठीक है, तो बताओ m बराबर कैसी है, धनात्मक, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, बताओ कैसा होगा, आभासी और सीधा। आभासी व कैसा होगा, सीधा। ठीक है, सीधा प्राप्त होता है, आभासी व सीधा प्राप्त होता है। दूसरा है यदि m बराबर ऋणात्मक हो तो बताओ कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, यदि m का मान बराबर है 1 के तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर। इसका होगा यानी प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। यदि m का मान बड़ा है 1 से तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से वस्तु से छोटा होता है। अगला है यदि m का मान छोटा है 1 से अर्थात 1 का मान बड़ा है m से, तो इसका मतलब होगा कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से, इसमें क्या लिखाया कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से सॉरी बड़ा होता है, इसमें बड़ा करो आप, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, बड़ा प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन है, इस रेखीय आवर्धन के 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप नोट लगा के लिख लेना। ठीक है, इन सभी को आप नोट लगा के लिख लेना कि आपके पास 5 नोट है। पहला है यदि m बराबर धनात्मक है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा प्राप्त होगा। यदि m का मान ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा। यदि m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर। यदि m का मान बड़ा है 1 से तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होता है, बड़ा प्राप्त होगा। और यदि m का मान छोटा है 1 से तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा प्राप्त होता है।
और इनमें से ये दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का जो बिंदु है, वो आपके आरबीएससी 2024 के अंदर आधा नंबर का पूछा गया था। उसमें यही था कि यदि m का मान है, यदि प्रतिबिंब का मान है ऋणात्मक होता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। आई बात समझ में? तो ये आपके दो टॉपिक थे, दोनों के दोनों टॉपिक मैंने आपको करवा दिए। अगर आपके समझ में फिर भी नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद।